मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन सुबह के 10 बजे मेरे नंबर 2 का फोन आया। उसने घबराए हुए लहजे में मुझे फौरी मिलने के लिए कहा। मैं हैरान था कि ऐसी क्या इमरजेंसी पैदा हो गई है। मैंने उसे मुगल महल रेस्टोरेंट में 11 बजे मिलने को कहा। मुकर्रर वक्त पर जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वो बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट अभी अभी खुला था। मैं उसे रेस्टोरेंट में एक गोशे की टेबल पर ले गया। वो बहुत घबराया हुआ और परेशान था। उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि गुज़श्ता रात से हमारे तीनों साथी गायब हैं। पहले तो वो यही समझता रहा कि तीनों फिल्म का आखिरी शो देखने चले गए हैं। जब वो 12 बजे के बाद भी वापस न आए तो वो घबरा गया। भारत में क़याम के दौरान ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। मेरी हिदायत के मुताबिक उन्हें सिर्फ दो की टोली में बाहर जाने की इजाजत थी। फिल्म का आखिरी शो देखने की सख्ती से ममानियत थी। बाहर जाने से पहले अपने दोनों साथियों को बताना लाजिम था कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस लौटेंगे। और अब सूरत हाल ये थी कि 2 की बजाय 3 साथी रात 8 बजे से गायब थे और उन्होंने मेरे नंबर 2 और मेरी गैर मौजूदगी में अपने सीनियर्स को भी अपने जाने का कुछ न बताया था। बकौल मेरे नंबर 2 के सुबह उसने उनका सामान चेक किया था। वो तीनों अपने पिस्टल, फालतू राउंड और छुरियों वाले बेद साथ ले गए थे। मुझे कई किस्म के अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। उनकी गुमशुदगी की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। मैं बिला वजह सोच विचार में वक्त जाया करने के अपने नंबर 2 को साथ लेकर उनके घर चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन पर क्या बीती। मैंने उनके कमरों को अच्छी तरह से खंगाल डाला लेकिन कोई ऐसी चीज न मिल सकी जिससे उनकी गुमशुदगी का सुराग मिलता। थक हार कर मैं नंबर 2 के कमरे में जा बैठा। बार बार एक ही बात जहन में आती थी कि वो फिल्म का आखिरी शो देखने गए होंगे। वापसी पर पुलिस ने मामूल की चेकिंग के दौरान उनसे असलहा बरामद किया होगा और अब वो किसी हवालात में होंगे और उनसे तफ्तीश के दौरान हमारा सारा भेद खुल जाएगा। न सिर्फ हम दोनों पकड़े जाएंगे बल्कि हमारा मिशन और इतनी अहम डाक भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं इस जाविये से सोचता जाता मुझे आइंदा तारीकी ही तारीकी दिखाई देती। मैंने फैसला किया कि फौरी तौर पर डाक और दूसरी जरूरी अशिया यानी ट्रांसमीटर, कैमरे और हमारी असली पहचान का सबब बनने वाली तमाम अशिया इस घर से फौरी तौर पर अपने होटल मुंतकिल कर लूं। उसके साथ ही ये ख्याल भी आया कि तीनों गुमशुदा साथियों को मेरे होटल का भी इल्म है। पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के बायस अगर वो बोल पड़े तो दुश्मन होटल में भी फौरन पहुंच जाएगा। इसलिए फौरी तौर पर मुझे और मेरे नंबर 2 को किसी गैर मारूफ होटल में शिफ्ट कर जाना चाहिए। मैंने नंबर 2 को सब सामान पैक करने को कहा। मुझे उस वक्त कुछ और नहीं सूझ रहा था। फिक्र थी तो डाक और बाकी अशिया को महफूज करने और खुद को और अपने नंबर 2 को बचाने की। मैं नंबर 2 के हमरा कमरे में बड़ी बेकरारी और इस्तरार की हालत में बार बार उसे जल्द से जल्द सामान पैक करने का कह रहा था। मैं सोचता था कि ये वक्त का खेल है कि हम पहले इस घर से निकलते हैं या पुलिस और दूसरी भारतीय एजेंसियां यहाँ पहुंच जाती हैं। इसी कैफियत में मेरी निगाह टाइम पीस पर पड़ी तो उसके नीचे एक कागज दबा हुआ दिखाई दिया। मैंने वो कागज उठाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये खत हमारे तीनों साथियों की तरफ से मुझे और मेरे नंबर 2 को मुखातिब करके लिखा गया था और उस पर उन तीनों के दस्तखत सब थे। खत का मजमून कुछ इस तरह से था कि हम तीनों आगरे में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी जासूसों को बचाने के लिए जा रहे हैं। अगर 2 दिन तक हम वापस न लौटे तो ये समझ लीजिएगा कि हम तीनों दुश्मन की गोलियों से हलाक हो चुके हैं और अगर हम जिंदा गिरफ्तार हो गए तो हम साइनाइड की दाढ़ें चबाकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने राज और आपके मुताल्लिक किसी किस्म की मालूमात दुश्मन को न देंगे। खत में उन्होंने मुझसे और नंबर 2 से अपने डिसिप्लिन और हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर माफी मांगी और लिखा था कि अगर हम ये कदम न उठाते तो हमारे दिमाग इस ख्याल से फट जाते कि हमारे 2 पाकिस्तानी भाई हमारे जैसे ही मिशन की तकमील के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी कैद और तशद्दुद करने की जगह का इल्म होने के बावजूद हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा था कि आप हमारे इस इक़दाम की कामयाबी की दुआ करें और हमारे जिंदा न रहने की सूरत में हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें। जिंदा रहने की सूरत में आप या कोर्ट मार्शल जो भी सजा मिलेगी उसे हम बखुशी भुगतने को तैयार हैं। मैंने नंबर 2 को बुलाया और उसे ये खत पढ़ने को दिया। उस खत ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। नाकामी की सूरत में उन्होंने अपनी जान देने और राज न बताने का कहा था। इस जज्बाती पस मंजर में ऐसे जज्बाती अहद कोई अहमियत नहीं रखते। नंबर
नंबर 2 भी खत पढ़कर हैरान रह गया। उसने सारा घर उनकी गुमशुदगी के सुराख की तलाश में उलट पलट कर दिया था, लेकिन घबराहट में अपने कमरे में टाइम पीस की तरफ ध्यान न दिया। ये खत मिलने के बावजूद मैंने नंबर 2 के साथ मिलकर जरूरी सामान उठाया और छत्ता लाल मियाँ में एक मामूली होटल में 2 कमरे ले लिए। घर के दरवाजों की एक एक चाबी सबके पास थी, लेकिन तीनों साथी अपनी चाबियां वहीं छोड़ गए थे। मालिक मकान के घर वालों को हमने चाबियों का एक सेट दिया और मेरे नंबर 2 ने कहा कि उसके साथी किसी जरूरी काम की वजह से बैरून दिल्ली गए हैं और जल्दी में चाबियां भूल गए हैं। उसे भी किसी पार्टी को सामान डिलीवर करने के लिए जाना पड़ रहा है। उसकी वापसी से पहले अगर उसके साथी आ जाएं तो उन्हें चाबियां दे दें। छत्ता लाल मियाँ से मैं सीधा अपने होटल पहुंचा और अपने चंद जोड़े कपड़े एक सूटकेस में रख दिए। अहम कागजात और सारे रुपए लॉकर से निकाल लिए। साइलेंसर वाला पिस्टल भी सूटकेस में रखा और छत्ता लाल मियाँ के होटल में पहुंच गया। दिन का बाकी हिस्सा और रात हमने आंखों में काटी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी बड़े जल्जले की वजह से सारी इमारत ढेर हो गई हो। आइंदा मिशन की बात तो एक तरफ रही, हम दोनों अब सिर्फ ये सोच रहे थे कि किसी तरह हम आने वाले कोरियर्स को डाक ही दे सकें। मेरे नंबर 2 ने कहा कि हमें ट्रांसमीटर पर पाकिस्तान राब्ता करना चाहिए। मैंने इस तजवीज को फौरी ही इस बिना पर रद्द कर दिया कि भारतीय सिविल और फौजी जासूसी के महकमे मेजर एहसन और उसके साथियों की गिरफ्तारी की वजह से पहले ही चौकन्ने हो चुके थे और अब हमारे 2 नए जासूसों की गिरफ्तारी के बाद तो वो इमरजेंसी की हालत में होंगे। इन हालात में ट्रांसमीटर पर लंबा पैगाम भेजना खुद इन इदारों को अपनी निशानदही करवाने के मुतरादिफ होगा। मेरे नंबर 2 ने यह भी कहा कि अगर हमारे तीनों साथी कामयाबी के साथ बखैरियत लौट भी आए तो उन्हें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से कोरियर्स के हमरा वापस भेज दिया जाए। मैंने उसे कहा कि फिलहाल इंतजार करो और देखो, यानी वेट एंड सी पर अमल करना है। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला इस इंतहाई अहम डाक को पाकिस्तान भिजवाना है। उन तीनों ने जो हरकत की थी वो जज्बात से कतई नजर इंतहाई फाश गलती और जानबूझकर डिसिप्लिन की शदीद खिलाफ वर्जी थी। मुझे ये भी खदशा था कि उनकी बखैर आफियत वापसी की सूरत में अगर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया तो वो कोर्ट मार्शल के खौफ से कहीं राह में ही फरार न हो जाएं। उन्होंने खत में अपने जज्बात लिखकर अपनी दानिस्त में तो अपने इस इक़दाम को जायज करार दिया था, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। मैंने हालात के तकाजे के पेश नजर उनकी बखैरियत वापसी वरना बसूरत दीगर उनके वापस आने की उनकी लिखी हुई मुद्दत के 2 दिन बाद तक उनका इंतजार करने के बाद ही पाकिस्तान को उनके बारे में मुत्तला करने का फैसला किया। ये दौरानिया इतवार तक का बनता था जिस रोज स्पेशल कोरियर्स ने मुझे मिलना था। 5 में से अब हम सिर्फ 2 बाकी थे। मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि जब तक हालात किसी ढब बैठ न जाएं, हम दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे और तन्हा हरगिज बाहर न जाएंगे। अगले रोज 10 बजे के करीब हम दोनों उनके घर के सामने सड़क पर पहुंचे तो इत्तेफाकन मालिक मकान मिल गया। उसने मेरे नंबर 2 को बताया कि अलसुब वो तीनों घर आ गए हैं। हम करीबन भागते हुए घर में दाखिल हुए तो वो सो रहे थे। नंबर 2 ने उन्हें जगाया। मुझे और नंबर 2 को देखकर वो इस कदर घबराए कि आंखें न मिला सकते थे। मैंने उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लहजे में मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा खत मिल गया था, लिहाजा वजूहात बयान करने की बजाय मुफस्सल तौर पर अपने जाने और वापस आने तक के वाकयात बताओ और सिर्फ एक आदमी बोले, बाकी खामोश रहें। ये सुनकर हमारा वो साथी जो जूडो कराटे का माहिर था खड़ा हो गया और कहने लगा, सर हमसे बड़ी गलती हुई जो ये हरकत कर बैठे। मैंने उसे टोका, सिर्फ वो बताओ जो मैंने पूछा है, गलती हुई या नहीं उसका फैसला बाद में होगा। मेरे लहजे में करख्तगी आ चुकी थी। वो घबरा गया और कहने लगा, सर आपके जाने के बाद हमने ये फैसला किया कि आगरा में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानियों को बचाना जरूरी है। हमें यकीन था कि आप हमें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे, सो हमने तय किया कि आपकी लाइल्मी में ही ये काम किया जाए। हम तीनों मुसल्ला होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रात 11 बजे आगरा जाने वाली गाड़ी पर सवार हुए। ये पैसेंजर गाड़ी थी, हर स्टेशन पर रुकती और दूसरी गाड़ियों को पास करवाती अलसुब राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंची। हम गाड़ी से उतरे और सेफ हाउस का जो नक्शा आपने बताया था उस तरफ चल पड़े। हमने सोचा था कि दिन भर उनकी निगरानी के बाद रात को कमांडो एक्शन करके उन्हें छुड़वाने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन से ही रेलवे पटरियों का एक जाल बिछा हुआ है जो आगरा कैंट स्टेशन तक जाता है। सेफ हाउस के सामने रेलवे पटरियों की दूसरी जानिब एक कच्ची बस्ती बनी हुई है। वहाँ बहुत से लोग जमा थे जो सेफ हाउस की तरफ इशारे करके बोल रहे थे। हम भी उनमें शामिल हो गए। सेफ हाउस के सामने कई फौजी जीपें और एम्बुलेंस खड़ी थी और मिलिट्री पुलिस वाले सेफ हाउस की तरफ किसी को जाने नहीं देते थे। कच्ची बस्ती वाले भी अपने घरों के सामने दूर से ही देख रहे थे।
हमारे पूछने पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे। हर कोई अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ा रहा था, लेकिन यकीन से कोई भी नहीं जानता था कि वाकया क्या पेश आया है। एम्बुलेंसों और जीपों की मौजूदगी से मालूम होता था कि किसी सीनियर अफसर की आमद का इंतजार किया जा रहा है। मिलिट्री पुलिस वाले पटरियों की दूसरी तरफ से उन लोगों को घरों के अंदर जाने का कह रहे थे, लेकिन पटरियां उबूर करके वो शहरियों को जबरदस्ती घरों में धकेल नहीं रहे थे। शायद इसकी वजह भारत में मार्शल लॉ का न लगना और फौज का शहरी मामूलात में दखल अंदाजी की हुदूद का तयन था। हमने देखा कि रेलवे का एक मुलाजिम अपनी वर्दी में उस बस्ती में दाखिल हुआ और जल्द ही लोगों ने उसे घेर लिया। उसने बताया कि सुबह के 3 बजे के करीब वो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि सामने वाले घर यानी सेफ हाउस के अंदर और बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। वो सेफ हाउस के मुताल्लिक कुछ न जानता था और उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उस घर में कुछ फौजी रहते हैं और कभी कभी चीखें भी सुनाई देती हैं। जीपों में सवार फौजी अफसर भी यहाँ आते जाते दिखाई देते थे। उसने सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलियों की आवाज सुनकर वो पटड़ियों के साथ ही नशेब में लेट गए। उस घर के बाहर और अंदर हल्की पावर के बल्ब जल रहे थे। इस रोशनी में उसने देखा कि फौजी वर्दी पहने हुए 3 आदमी घर के बाहर गोलियां लगने से गालिबन मर चुके हैं और घर के अंदर से भी फायरिंग की आवाज आ रही है। फायरिंग थमी तो चंद मिनटों बाद 5 आदमी जो शहरी कपड़े पहने हुए थे 2 और शहरी कपड़े पहने आदमियों को सहारा देते हुए मकान से बाहर आए। कुछ फासले पर एक मोटर खड़ी थी। वो सब उस मोटर में जाकर बैठ गए और मोटर तेजी से पक्की सड़क की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। ये सब देखकर वो बहुत डरा और भागते हुए स्टेशन जाकर हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत किए और ड्यूटी देने लगा। जो कुछ उसने देखा था उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी और छुट्टी लेकर अब वो घर जा रहा था। उसने कहा कि वो इस बारे में फौजियों को कोई बयान नहीं देगा, खामखा पराई मुसीबत क्यों मोल ले। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों ने फिर तबसरे शुरू कर दिए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक जीप आई जिस पर एक स्टार लगा हुआ था। यकीनन उसी ब्रिगेडियर का इंतजार हो रहा था। वो दूसरे जूनियर अफसरान के साथ सेफ हाउस के अंदर गया और थोड़ी देर बाद ही बाहर आ गया। जूनियर अफसरान से चंद मिनट बातें की और अपनी जीप में बैठकर चला गया। रेलवे मुलाजिम के कहने के मुताबिक 3 फौजियों की लाशें जो उसने सेफ हाउस के बाहर देखी थी वो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही एम्बुलेंसेज में रख दी गई थी। सूरज की रोशनी में हमने देखा कि उन लाशों की जगह चूने से लाशों की पोजीशन बना दी गई थी। सेफ हाउस के अंदर से 3 फौजियों की लाशें हमारे सामने दूसरी एम्बुलेंस में डाल दी गई। सेफ हाउस को ताला लगाकर 2 फौजियों को पहरे पर खड़ा कर दिया गया और पहले एम्बुलेंस और फिर बाकी जीपें भी वहां से चली गईं। अब हमारा वहां ठहरना बेकार और खतरनाक था, लिहाजा हम उसी रास्ते से राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंच गए और दिल्ली की तरफ जाने वाली जो पहली ट्रेन मिली उस पर सवार हो गए। स्टेशन पर बहुत सारे फौजी सिपाही और अफसरान और सफेद कपड़ों में फौजी जासूस जो अपने हेयर कट की वजह से पहचाने जाते थे कुत्तों की तरह भागते हुए किसी को तलाश कर रहे थे। हमने दिल्ली की बजाय अंबाले के टिकट लिए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फौजियों की पूछगिछ से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपनी कलाई घड़ी जेब में रख ली और एक कैप्टन के पास जाकर उसे नमस्ते किया और वक्त पूछा। उसने वक्त बता दिया तो मैंने उसे पूछा कि अंबाला जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने झल्ला कर कहा कि रेलवे के किसी आदमी से पूछो। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। मैंने वैसे ही रेलवे के एक कुली से गाड़ी का पूछा और अपने साथियों के हमरा उस कैप्टन के पास से गुजरते हुए उसे फिर नमस्ते किया। कैप्टन तो प्लेटफॉर्म पर एक जगह खड़ा था जबकि बाकी फौजी प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए थे। मुझे कैप्टन से 1 आध मिनट बात करते देखकर बाकी फौजी हमें उसका वाकिफ समझे और हम बगैर किसी पूछगिछ के एक डिब्बे में सवार हो गए और सफर के बाद बखैरियत दिल्ली पहुंचे। रात हमने वेटिंग रूम में ही बसर की क्योंकि स्टेशन पर फौजी चेकिंग कर रहे थे। हमसे भी उन्होंने पूछा तो हमने कहा कि राजा की मंडी से ट्रेन में सवार हुए थे और अंबाले जाना है। चूंकि जिस ट्रेन से हम आए हैं वो सिर्फ दिल्ली तक की है, लिहाजा अंबाला जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हमने उन्हें टिकट दिखाकर मुतमईन कर दिया और वो आगे बढ़ गए। यहाँ आकर हमें शिद्दत से एहसास हुआ कि आपकी इजाजत के बगैर हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। डरते डरते हम घर पहुंचे। हमने सब हकीकत बयान कर दी है। हमें अपनी संगीन गलती का शिद्दत से एहसास है और हम अपनी इस हरकत पर बेहद नादिम हैं। आप हमारे लिए जो सजा तजवीज करेंगे हमें खुशी से कबूल होगी। मैंने कहा कि सजा के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, अब ये करो कि आप में से 2 मेरे और नंबर 2 के साथ चलो। एक को घर छोड़कर हम चारों छत्ता लाल मियाँ पहुंचे। होटल वालों से हिसाब करके सब सामान उठाया और पहले उनके घर गए और वहां से उठाया हुआ सब सामान नंबर 2 के हवाले करके मैं लोधी होटल चला आया। मेरे हमरा सिर्फ एक सूटकेस था। कमरे में पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मरते मरते उस जाते पाक ने हमें बचा लिया। पाकिस्तान वापस आने पर मुझे पता चला कि आगरे में पकड़े जाने वालों का ग्रुप भी 5 अफराद पर मुश्तमिल था। ये पांचों आगरा छावनी में 2 और 3 की टोलियों में अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश में थे कि शक पड़ने पर FIU के आदमियों ने 2 को पकड़ लिया और DMI
वालों के हवाले कर दिया। बाकी 3 दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। उनका ग्रुप लीडर भी पकड़े जाने वालों में शामिल था। बाकी तीनों ने अलग अलग रहकर उनका पीछा किया और वो उसी शाम सेफ हाउस तक पहुंच गए। 4 दिन तक वो अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने की तदाबीर करते रहे। इस दौरान गिरफ्तार साथियों पर दरमियाना तशद्दुद भी किया गया। तीनों आजाद साथियों ने बिलाखिर कमांडो एक्शन करने का फैसला किया और जिस सुबह मेरे साथी वहां पहुंचे तो कमांडो एक्शन करके वहां पर मौजूद 6 भारतीय फौजियों को हलाक करके साथियों को छुड़वा लिया गया था। मोटर कार भी उसी रात गन पॉइंट पर छीनी गई थी और आगरा स्टेशन के करीब उसे छोड़कर वो पांचों पहले लखनऊ और फिर भारत नेपाल बॉर्डर पर पहाड़ियों से गुजरते नेपाल में दाखिल हुए और काठमांडू से अपने सिफारत खाने के जरिए पहले मलेशिया और फिर बखैरियत पाकिस्तान पहुंच गए। अगले रोज सुबह ही मैं साथियों के घर चला गया। मैंने रात ही ये फैसला कर लिया था कि सख्त सरजनिश के सिवा उनके खिलाफ पाकिस्तान में उनकी इस हरकत की रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरी अपनी पोजीशन बहुत नाजुक थी। दुश्मन मुल्क में उनसे काम लेना बहुत ही कठिन था क्योंकि यहाँ किसी अथॉरिटी का उन पर हुक्म चलाना और हुक्म उदूली पर उनको कोई सजा देने का जरिया न था। मैं अक्सर औकात उनसे दोस्ताना माहौल में बातें करता और नफ्सियाती तौर पर उन्हें हैंडल करता था और अब भी मैंने नफ्सियाती तौर पर ही उनसे निमटने का सोचा। घर पर मैंने उन चारों को एक कमरे में इकट्ठा किया और कहा, आप लोगों की इस हरकत से मुझ पे वाज़े हो चुका है कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। हम सब यहाँ अपने वतन और कौम के मफाद में जान की बाजी लगा कर आए हैं और हम सब की मुश्तरका कोशिशों से अल्लाह पाक ने हमें गैर मामूली कामयाबियों से नवाजा है। ये सब कामयाबियाँ टीम वर्क का नतीजा है। हर टीम का एक कप्तान होता है और मैं भी अपनी टीम का ग्रुप लीडर हूँ। आपके इस इक़दाम से मैं समझता हूँ कि अब बहैसियत ग्रुप लीडर मुझे आपका भरपूर ताउन हासिल नहीं होगा। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि आइंदा इतवार को पाकिस्तान से आने वाले कोरियर्स के हमरा पाकिस्तान वापस चला जाऊं। जब तक आपका नया ग्रुप लीडर आए आप नंबर 2 के अहकामात पर अमल करेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपकी इस हरकत के बारे में सीनियर्स को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ये बातें कहकर खामोश हो गया। वो चारों पहले तो गुमसुम मुझे तकते रहे, फिर यकलख्त फट पड़े। बोले, नहीं सर, हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। हम जान दे देंगे लेकिन आपको वापस नहीं जाने देंगे। आप जो सजा चाहें हमें दे लें लेकिन अपना ये फैसला बदल लें। अगर आप वापस चले गए तो हम सब भी आपके पीछे पीछे वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, चाहे वहाँ हमें सजाए मौत ही क्यों न दी जाए। वो सब बैक वक्त बोल रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी न था कि उनकी इस हरकत की वजह से मैं खुद पाकिस्तान वापस जाने और अपना मिशन नामुकम्मल छोड़कर जाने की पादाश में सजा भुगतने को तैयार हो जाऊंगा। जब उनकी मिन्नत समाजत बहुत बढ़ गई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने एक बार फौज में भर्ती के वक्त हलफ उठाया था, दूसरी बार भारत आने से पहले। अब मैं आपसे हलफ तो नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ वादा लूंगा कि आप आइंदा ऐसी कोई हरकत हरगिज नहीं करेंगे। उन सब ने बारी बारी अपनी माओं को दरमियान में लाकर ऐसा वादा किया कि मैं कांप उठा। हालांकि मैंने उन्हें ऐसा वादा करने का हरगिज नहीं कहा था। चंद लम्हे पहले वाला माहौल यकसर बदल चुका था और हम सब की आंखें पुरनम थीं। मैंने सबको बारी बारी गले लगाया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने चाय बनाई। चाय पीने के थोड़ी ही देर बाद लजीज खानों की महक आई। मालिक मकान 2 बड़ी ट्रे में 4-5 मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर आ गया। सीढ़ियों पर खड़ी उसकी बेटियां खानों की ट्रे पकड़ा रही थीं और वो उन्हें अंदर ला रहा था। मैं हैरान था कि इस अचानक मेजबानी का आज कौन सा मौका है। मालिक मकान ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की मंगनी तय हो गई है। नजदीकी रिश्तेदारों की दावत में किराएदारों को शरीक न करना किसी तौर मुनासिब न था और फिर हमसाये के हुकूक के मुतालिक तो इस्लाम में इतनी हिदायत हैं कि एक मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाये के हुकूक बता रहे थे तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि हमसाये के इतने हुकूक बयान किए गए कि मुझे महसूस होने लगा कि विरासत में भी हमसाये का हिस्सा रखने के अहकामे इलाही नाजिल हो जाएंगे। मैंने मालिक मकान को बेटी की मंगनी पर मुबारकबाद दी, लजीज खानों का शुक्रिया अदा किया और साथियों के मशवरे से फैसला किया कि आइंदा चंद रोज में हम अपनी तरफ से 5 बनारसी सूट मालिक मकान को बेटी की मंगनी के तोहफे में पेश करेंगे। यूं शाम तक हम बेतकल्लुफी से बातें करते रहे। सुबह की जो तलखी थी वो खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक खुशगवार और एतमाद की फजा ने ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।